नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजी ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पुनः एसआई की प्रिपरेशन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सामान्य हिंदी के क्लास को कंटिन्यू करेंगे और ये इसका दूसरा क्लास है। इसके पहले वाले क्लास को मैंने अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो बिल्कुल जाकर देखिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको एसआई के प्रीलिम्स और मेंस का तैयारी कराया जाएगा, आपका हिंदी सब्जेक्ट का, साथ ही साथ अन्य सब्जेक्ट की भी तैयारी होंगी, है ना। पहले अभी हम लोग हिंदी सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? हमारे लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था भाषा बोध, और भाषा बोध में हमने लास्ट क्लास से पढ़ा था भाषा किसे कहा जाता है, भाषा को सीखने के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण कौन कौन से होते हैं, एक व्यक्ति में भाषा का विकास क्रम कैसे होता है। फिर मैंने बताया था आप लोग को भाषा की विशेषताएँ बताया था। फिर मैंने आप लोग को बताया था बोली किसे कहा जाता है, भाषा और बोली में अंतर क्या होता है। फिर मैंने भाषा के विभिन्न स्वरूप के बारे में आप लोग को पढ़ाया था, राजभाषा क्या होता है, राष्ट्रभाषा क्या होता है, मातृभाषा क्या होता है, मानक भाषा क्या होता है, शास्त्रीय भाषा क्या होता है। साथ ही साथ मैंने भाषा के विकास क्रम को आप लोग को पढ़ाना शुरू किया था, जिसमें मैंने आप लोग को लास्ट क्लास से बताया था कि हिंदी भाषा के विकास क्रम को हमको 3 दृष्टिकोण में पढ़ना है। पहला ऐतिहासिक दृष्टिकोण, दूसरा भौगोलिक दृष्टिकोण, तीसरा संवैधानिक या राजनीतिक दृष्टिकोण, जिसमें से मैंने लास्ट क्लास में आपको ऐतिहासिक दृष्टिकोण को कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने ऐतिहासिक दृष्टिकोण को कंप्लीट किया था, जी है ना। ऐतिहासिक दृष्टिकोण हमारा हो गया है लास्ट क्लास में। अब आज हम लोग पढ़ेंगे भौगोलिक दृष्टिकोण और संवैधानिक या राजनीतिक दृष्टिकोण। तो चलिए फिर आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। पहले अभी हम लोग जानते हैं हिंदी भाषा के विकास क्रम का राजनीतिक या संवैधानिक दृष्टिकोण, ठीक है। तो पहले अभी हम लोग अब हेडिंग डालते हैं। हमारा पहला टॉपिक रहेगा हिंदी भाषा के विकास क्रम का राजनीतिक या संवैधानिक दृष्टिकोण। आप सभी ने कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ा होगा, संविधान तो पढ़ा होगा। तो हमारे संविधान को भागों में, अनुच्छेद में और अनुसूचियों में विभाजित किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राजभाषा से संबंधित प्रावधान, राजभाषा से संबंधित प्रावधान हमारे संविधान के कौन से भाग में है, हमारे संविधान के कौन से भाग में है? तो आपको बताना है भाग 17। कौन से भाग में? भाग 17। आपसे पूछेगा राजभाषा से संबंधित प्रावधान हमारे संविधान के कितने से कितने अनुच्छेद के बीच में वर्णित है? तो आपको बताना है अनुच्छेद 343 से 351, ठीक है। मैंने बताया कि राजभाषा से संबंधित प्रावधान हमारे संविधान के कौन से भाग में है? तो भाग 17। कितने से कितने अनुच्छेद के बीच में राजभाषा से संबंधित प्रावधान वर्णित है? तो अनुच्छेद 343 से 351, जिसमें से अनुच्छेद 343 ए, आर्टिकल 343 ए क्या बोलता है? ये बोलता है संघ की राजभाषा, ये बोलता है जी आपका संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगा। संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि क्या होगा? देवनागरी होगा। ऐसा कौन सा आर्टिकल बोलता है? आर्टिकल 343 है, ठीक है। अभी तक क्या क्या बता दिया? मैंने बताया कि राजभाषा से संबंधित प्रावधान हमारे संविधान के भाग 17 में है। कितने से कितने अनुच्छेद के बीच में? तो 343 से 351, जिसमें से आर्टिकल 343 क्या बोलता है कि संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि क्या होगा? देवनागरी होगा। अगर आपसे पूछेगा राजभाषा से संबंधित प्रावधान हमारे संविधान के कौन से अनुसूची में है? अनुसूची को इंग्लिश से बोलते हैं शेड्यूल। कौन से शेड्यूल में है? तो आपको बताना है 8th शेड्यूल, अर्थात 8वीं अनुसूची, ठीक है। 8वीं अनुसूची में राजभाषा से संबंधित प्रावधान है, ये आपको याद रखना है। अब अगेन एक क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितने भाषाएं शामिल हैं? तो याद रखना, यहाँ पास मैं लिख रहा हूँ नोट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस क्वेश्चन को बार बार पूछा भी जा रहा है और पूछेगा ही, है ना। तो याद रखना वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है। कितनी भाषाएं जी? आपका 22 भाषाएं, ठीक है। 22 भाषाएं शामिल है, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। क्या क्या बता दिया कि राजभाषा से संबंधित प्रावधान संविधान के कौन से भाग में है? तो भाग 17। कितने से कितने अनुच्छेद के बीच में? तो अनुच्छेद 343 से 351, जिसमें से अनुच्छेद 343 ए क्या कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि क्या होगा? देवनागरी होगा। फिर मैंने बताया कि कौन सी अनुसूची में राजभाषा से संबंधित प्रावधान है? तो 8वीं अनुसूची में। और वर्तमान में हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं शामिल है? तो आपको बताना है 22 भाषाएं शामिल है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा मूल संविधान में, ठीक है, मूल संविधान मतलब जो संविधान का निर्माण हुआ था, तो मूल संविधान में
8वीं अनुसूची में, मूल संविधान में, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया था? मूल संविधान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया था? कितने भाषाओं को शामिल किया गया था? तब आपको बताना है 14 भाषाओं को। जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ था तो उस समय संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। लेकिन वर्तमान में कितने हैं जी? वर्तमान में मैंने बता दिया 22। वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हैं। मतलब कितने भाषाओं को जोड़ा गया है? तो याद रखना आपका, कितने को? 8 अन्य भाषाओं को, 8 अन्य भाषाओं को संविधान संशोधन के तहत, 8 अन्य भाषाओं को संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है जी, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से संविधान संशोधन के तहत 8 अन्य भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो आपको याद रखना है, पहला देखो कौन कौन से संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया है। देखो आपको मैंने बताया कि 8 भाषाओं को आपका बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, बाद में शामिल किया गया है। मैंने आपको बताया संविधान में 8वीं अनुसूची में। तो अभी 8 भाषाएं कौन कौन से और कौन कौन से संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया है? तो पहला संविधान संशोधन किया गया था 21वां संविधान संशोधन। पहला 21वां संविधान संशोधन। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछेगा कि 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तब आपको बताना है 1967 को, 1967 को 21वां संविधान संशोधन हुआ था। दूसरा आपको ध्यान रखना है 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन। और ये जो 71वां संविधान संशोधन हुआ है, ये कब हुआ है? आपको याद रखना है 1992 को, 1992 को हुआ है। और तीसरा आपको ध्यान रखना है 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन। और 92वां संविधान संशोधन कब हुआ है? तो आपको याद रखना है 2003 को हुआ है। तो इन तीनों संविधान संशोधन के तहत बाद में संविधान की 8वीं अनुसूची में 8 भाषाओं को शामिल किया गया है। अब ये याद करते हैं कि कौन कौन से वो 8 भाषाएं हैं जिसको बाद में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो इसके लिए मैं तरीका बता रहा हूँ, मैं आप लोग को याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ। याद रखना है आपका सेंधा नमक बोर्ड मास, है ना? वो ट्रिक क्या हो जाएगा आपका? सेंधा नमक बोर्ड मास। ये आपको ट्रिक को याद करना है। आपको 8 भाषाएं जिसको बाद में जोड़ा गया है वो उसके नाम आप लोग को इस ट्रिक के माध्यम से क्या हो जाएंगे जी? आपको याद हो जाएंगे। सेंधा नमक बोर्ड मास। ठीक है, ये ट्रिक है सेंधा नमक बोर्ड मास। चलो अब जानते हैं कि कौन कौन से वो 8 भाषाएं हैं जिसको बाद में जोड़ा गया। तो याद रखना, देखो वापस लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पास 21वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। किसको? आपको सेंधा से याद रखना है, सिंधी भाषा को। किसको जोड़ा गया है जी? आपका सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन से सिंधी भाषा को जोड़ा गया है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखो 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन के तहत नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से आपका कोंकणी, है ना? तो याद रखना नेपाली के बाद आपका हो जाएगा जी आपका मणिपुरी, और मणिपुरी के बाद हो जाएगा आपका कोंकणी। इन तीनों को आपका कब जोड़ा गया? आपका याद रखना 71वां संविधान संशोधन के तहत। उसी प्रकार जो आपका 92वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कि हुआ था आपका कब? 2003। ये याद रखना है कब हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो 92वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके तहत आपको जोड़ा गया बोडो को जोड़ा गया, डोंगरी को जोड़ा गया, बोडो डोंगरी। उसके बाद आपका मैथिली को जोड़ा गया, और मैथिली के बाद आपका संथाली को जोड़ा गया। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, इसको याद रखना आपका 92वां संविधान संशोधन जो कि हुआ 2003 में, इसके तहत जोड़ा गया। एक बार वापस रिवाइज करिए, मैंने क्या क्या आप लोग को बता दिया। देखो मैंने आज आप लोग को पढ़ाना शुरू किया है हिंदी भाषा के विकास क्रम का राजनीतिक या संवैधानिक दृष्टिकोण। तो इसमें हम लोग जा रहे हैं कि आज हिंदी को हम लोग राजभाषा कहते हैं। तो राजभाषा से संबंधित प्रावधान हमारे संविधान के कौन से भाग में है? तो भाग 17 में। कितने से कितने अनुच्छेद के बीच में? तो 343 से 351, जिसमें से अनुच्छेद 343 ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि आपका संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि क्या होगा? देवनागरी। मतलब यहाँ से हमको ये समझ में आ रहा है कि हिंदी को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में लिखा जाता है।
वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं अगर अनुसूची की बात करें। और राजभाषा से संबंधित प्रावधान कौन से अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची में है। तो वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है। लेकिन जब मूल संविधान बना था, जब संविधान का निर्माण हुआ था, तब उस समय संविधान की 8वीं अनुसूची में केवल 14 भाषाएं शामिल थे। 8 भाषाओं को बाद में संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। अब ये कौन कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? 21वां, 71वां और 92वां। 21 और 71 को जोड़ोगे तो 92 मिल जाएगा आप लोग को, है ना। तो 21, 71वां, 92वां। और 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 को, 71वां संविधान संशोधन 1992 को, और 92वां संविधान संशोधन 2003 को हुआ है। तो 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। 71वां संविधान संशोधन के तहत नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया है। जबकि 92वां संविधान संशोधन के तहत किसको जोड़ा गया है? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। आशा कर रहा हूँ यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखो, आप लोग को ये तो पता लग गया कि वर्तमान में हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितने भाषाएं शामिल हैं? 22 भाषाएं शामिल है ना। और 8 भाषाओं को बाद में संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। लेकिन जो 14 भाषाएं थी, 14 भाषाएं जो कि आपका मूल संविधान में शामिल थे, है ना, मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल थे। तो ये 14 भाषाओं के नाम कौन कौन है? तो 14 और 8 फिर कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो फिर आपको 22 के 22 भाषाओं का नाम याद हो जाएगा जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में शामिल है। 8 तो मैंने आप लोग को याद करा दिया ट्रिक के माध्यम से। सिंधा, नमक, बोड, माँ। सिंधा से सिंधी, न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी, बो से बोडो, ड से डोंगरी, म से मैथिली और स से आपका संथाली। तो 21वां संविधान संशोधन से आपका सिंधी, 71वां से नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, और 92वां से आपका बोडो, डोंगरी, मैथिली और क्या होगा? संथाली हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखते हैं आपका मूल संविधान में शामिल 14 भाषा, है ना। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ आपका मूल संविधान के 8वीं अनुसूची में, मूल संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल 14 भाषाएं। 8वीं अनुसूची में शामिल 14 भाषाएं। चलिए अब जानते हैं इसको, कौन कौन से 14 भाषाएं जो मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल था। ये जो मैंने मैप यहाँ पास रखा हुआ है, इसी मैप के माध्यम से भी हम लोग पूरा याद करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखिए, ये तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु में आपको 2 याद रखना है। तमिलनाडु में तमिल और तेलुगु। अब देखो, इसका मतलब ऐसा नहीं कि केवल तमिल और तेलुगु का प्रयोग तमिलनाडु में होता है, आसपास के भी राज्यों में होता है। मैं जहाँ सर्वाधिक होता है उसके आधार पर बता रहा हूँ। तो तमिलनाडु में आपको ध्यान रखना है तमिल और तेलुगु, है ना। केरल, ये आपका केरल हो जाएगा। ये तमिलनाडु है। केरल में आपको ध्यान रखना है मलयालम। केरल में आपका मलयालम ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पास कर्नाटक में होगा जो आपका कन्नड़। कर्नाटक में क्या होगा? कन्नड़। इसके बाद ये महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में क्या होगा? मराठी। महाराष्ट्र में आपका मराठी हो जाएगा। ये क्या है? गुजरात, है ना, ये गुजरात। तो गुजरात में क्या होगा? जो आपका गुजराती हो जाएगा। गुजरात में क्या होगा? गुजराती। उसके बाद गुजरात के बाद हम लोग ऊपर जाएंगे। ये गुजरात में आपका गुजराती हो गया। यहाँ पास हम लोग देखते हैं पंजाब। तो पंजाब में आपको याद रखना है, पंजाब में आपका पंजाबी। ठीक है, और ये क्या है आपका? कश्मीर। तो कश्मीर में आपको याद रखना है कश्मीरी। कश्मीर में क्या याद रखना है? कश्मीरी याद रखना है। ठीक है, यही पास आपका दिल्ली। तो दिल्ली में शायर लोग बहुत होते हैं और शायर लोग उर्दू का प्रयोग करते हैं। तो दिल्ली में आपका उर्दू हो जाएगा। हो गया। अब उसके बाद इधर चलते हैं असम। तो असम में क्या होगा? असम में आपका असमिया। असम में क्या हो जाएगा? जो आपका असमिया हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ चलते हैं पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में क्या होगा? आपका बांग्ला। ठीक है, बांग्ला। पश्चिम बंगाल में आपका बांग्ला हो जाएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पास उड़ीसा में क्या होगा? उड़ीसा में आपका उड़िया हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब काउंट करते कितने भाषा हो गए। मैंने बोला कि मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में, जब मतलब हमारे संविधान का निर्माण हुआ था, तब उस समय संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं शामिल थे। वे 14 भाषा कौन कौन से हैं, है ना, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए आपका सबसे पहला तमिल हो गया। तमिल के बाद तेलुगु 2 हो गया। उसके बाद मलयालम 3 हो गया। कन्नड़ 4 हो गया। मराठी 5 हो गया। गुजराती 6 हो गया। पंजाबी 7 हो गया। उर्दू 8 हो गया। कश्मीरी आपका 9 हो गया। असमिया आपका 10 हो गया। और बांग्ला आपका 11 हो गया। ओडिया आपका 12 हो गया। 12 भाषा आप लोग को मैप से दिखाई दे रहा होगा कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। +2 और आपको ध्यान रखना है। ठीक है, +2 या 12 + 2 हो जाएगा आपका संस्कृत और हिंदी। संस्कृत प्लस आपका हिंदी याद रखना। जो आपका
अंग्रेजी भाषा है, इंग्लिश लैंग्वेज है, वो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है जी। पूरा इसी को मैं पूरा नाम लिख दे रहा हूँ, देखो इसी को मैं नाम लिख दे रहा हूँ। देखो पहला आपका तमिल, पहला आपका तमिल, ठीक है, दूसरा आपका तेलुगु, इसी सीक्वेंस में नहीं है ना, मैं बस आपको पूरा 14 भाषाओं के नाम बता रहा हूँ। इसका मतलब ये समझ मत लेना कि पहले तमिल को दिया गया, तेलुगु को शामिल किया गया, ऐसा नहीं है। मैं पूरा भाषाओं के नाम को लिख रहा हूँ, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, मैं पूरा मैप के हिसाब से लिख रहा हूँ। तीसरा मलयालम, तीसरा आपका मलयालम हो जाएगा, मलयालम, ठीक है। चौथा क्या है, देखो चौथा आपका कन्नड़, चौथा आपका कन्नड़ हो गया। पांचवा क्या है आपका मराठी, पांचवा मराठी, ठीक है। छठवा क्या है जी आपका, छठवा हो जाएगा आपका गुजराती, छठवा गुजराती। सातवां क्या है आपका, देखिए सातवां आपका पंजाबी, सातवां पंजाबी, ठीक है। आठवां क्या हो जाएगा, आठवां होगा आपका उर्दू, आठवां उर्दू। नौवां क्या है, देखिए नौवां हो जाएगा आपका कश्मीरी, नौवां कश्मीरी। 10वां क्या होगा आपका, 10वां असमिया, 10वां असमिया, ठीक है। 11वां क्या हो जाएगा आपका बांग्ला, ठीक है, बांग्ला। और 12वां क्या हो जाएगा आपका, 12वां आपका उड़िया, ठीक है, उड़िया हो गया। अब उसके बाद 13वां क्या होगा आपका हिंदी, और 14 नंबर का क्या हो जाएगा आपका संस्कृत, 14 आपका संस्कृत। तो ये 14 भाषाएं हमारी मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल थे, 14 भाषाएं। लेकिन बाद में संविधान संशोधन करके 8 भाषाओं को जोड़ा गया है। अभी 8 भाषा कौन कौन सा है, मैंने बताया था 15वां सिंधा नमक बोर्ड मास, तो सिंधा से आपका सिंधी है ना। उसके बाद 16वां नमक से आपका, न से आपका नेपाली, नेपाली। उसके बाद 17वां म से आपका क्या होगा आपका मणिपुरी, मणिपुरी, ठीक है। उसके बाद 18 क से क्या होगा कोंकणी, कोंकणी हो गया। 19वां क्या होगा आपका बोडो, 19वां आपका बोडो। उसके बाद 20वां क्या होगा, अभी तरीका से याद कराया था ना, लोग को ट्रिक से याद कराया था। 20वां आपका बोडो के बाद डोंगरी, ठीक है, डोंगरी। उसके बाद 21वां आपका मैथिली, 21वां क्या होगा जी आपका मैथिली। उसके बाद 22वां क्या होगा आपका संथाली, 22वां आपका संथाली हो जाएगा। तो ये मैंने आप लोग को बता दिया। देखो ये 22 भाषाएं वर्तमान में हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। तमिल, तेलुगु, उसके बाद आपका मलयालम, कन्नड़, मराठी, गुजराती, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, असमिया, बांग्ला, उड़िया, हिंदी, संस्कृत, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये सभी भाषाएं मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल, मतलब ये 14 भाषाएं शामिल थे, लेकिन वर्तमान में आपको पूरे 22 के 22 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। ये आपको याद रखना है आगे समझ में। तो मूल संविधान में शामिल थे, उसको मैंने पूरा मैप से बता दिया है। +2 देखो यहाँ पर ध्यान रखना, +2 क्या है आपका हिंदी और संस्कृत, ये आपका पूरा मूल संविधान में शामिल थे। पूरा मैप्स आप लोग को दिख रहा होगा, है ना। पूरा जो मैप्स आपको दिख रहा है ये क्या है आपका, ये मूल संविधान में शामिल क्या है आपका भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में। लेकिन वर्तमान में तो 22 हो गया, तो 22 के 22 भाषाओं के नाम मैंने पूरा यहाँ पर लिख दिया है। तो आशा कर रहा हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए वापस से देखिए, तो 8 भाषाओं को बाद में शामिल किया गया था 21वां, 71वां और 92वां संविधान संशोधन के तहत। कौन कौन से भाषा है, सिंधा नमक बोर्ड मास, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। उसके बाद मैंने बताया कि आपका मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं शामिल थी। तो ये पूरा मैंने मैप के थ्रू बता दिया। तमिलनाडु में तमिल, तेलुगु, केरल में मलयालम, कर्नाटक में कन्नड़, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी, कश्मीर में कश्मीरी, दिल्ली में आपका उर्दू, असम में असमिया, पश्चिम बंगाल में बांग्ला, है ना, और उड़िया में आपका, और मतलब उड़ीसा में आपका उड़िया हो जाएगा। तो ये आपका 12 भाषा और 2 संस्कृत और हिंदी 14। तो ये 14 भाषा जो कि हमारे मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल थे, और बाद में 8 को जोड़ा गया। तो 8 को जोड़ा गया उसको भी मैंने लिख दिया है। तो टोटल मिला के कितना हो गया आपका 22 हो गया। तो वर्तमान में हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएँ शामिल है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते देखिए, अब देखते भौगोलिक दृष्टिकोण। देखो हमने ऐतिहासिक दृष्टिकोण तो कर लिया, ऐतिहासिक के साथ साथ मैंने अभी आप लोग को राजनीतिक या संवैधानिक दृष्टिकोण भी बता दिया। अब हम लोग जानते हैं भौगोलिक दृष्टिकोण, ठीक है। अब हम लोग किसके बारे में जानते हैं, भौगोलिक दृष्टिकोण के बारे में जानते हैं। तो भौगोलिक दृष्टिकोण में आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना है भौगोलिक दृष्टिकोण में, कि जो हिंदी भाषा का विकास हुआ है ना, वो मध्य भारत के क्षेत्र में सर्वाधिक हुआ है। जैसे कि आपको मैप दिख रहा होगा, ये मैप है। तो ये जो मध्य भारत के क्षेत्र में जितने जो राज्य है ना, यहाँ हिंदी भाषा का विकास सर्वाधिक हुआ है। अगर आप उत्तर भारत की ओर चले जाओ, दक्षिण भारत की ओर चले जाओ, तो आपको कम्युनिकेशन में थोड़ा दिक्कतें आ सकती है। क्यों? क्योंकि ना उत्तर भारत और दक्षिण भारत के क्षेत्र में या तो वहाँ के लोकल लैंग्वेजेस का प्रयोग होता है या तो इंग्लिश का प्रयोग होता है। लेकिन आप मध्य भारत के क्षेत्र में कहीं भी चले जाओ, आपको कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगा। मध्य भारत के क्षेत्र में
हिंदी का प्रयोग व्यापक रूप से होता है, और मध्य भारत के क्षेत्र में हिंदी के व्यापक रूप से प्रयोग होने के कारण हिंदी को एक नया आयाम मिला, एक नया दिशा प्राप्त हुआ। ठीक है, तो याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हिंदी भाषा का विकास भारत के कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक हुआ है, तो आपको बताना है मध्य भारत, है ना। तो ध्यान रखना आपको, मध्य भारत के क्षेत्र में हिंदी भाषा का विकास मध्य भारत के क्षेत्र में हिंदी भाषा का विकास सर्वाधिक हुआ। हिंदी भाषा का विकास सर्वाधिक हुआ, जिससे इसके विकास को एक नया आयाम मिला, जिससे इसके विकास को एक नया आयाम प्राप्त हुआ, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये मध्य भारत के क्षेत्र में हिंदी भाषा का प्रयोग सर्वाधिक हुआ। वही बोला ना मैं कि आप दक्षिण भारत, अगर आप गए होगे, हैदराबाद गए होगे, वाईजैग गए होगे, दक्षिण भारत के राज्य गए होगे, तो वहाँ ना हिंदी का प्रयोग ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। वहाँ के लोकल लैंग्वेजेस का प्रयोग ज़्यादा देखने को मिलता है, या तो इंग्लिश का प्रयोग ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन मध्य भारत के क्षेत्र में आप कोई सभी राज्य में चले जाओ, हिंदी का प्रयोग आपको सामान्य रूप से देखने को मिलेगा, आपको कम्युनिकेशन में कोई दिक्कतें नहीं आएगी। हाँ, लेकिन आप मध्य भारत में चले गए तो या तो आपको इंग्लिश आपका अच्छे स्ट्रांग होना चाहिए, या तो वहाँ के लोकल लैंग्वेजेस पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ भी हिंदी का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन बहुत ही कम करते हैं जी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। लेकिन मध्य भारत के क्षेत्र में आपको हिंदी भाषा का प्रयोग आपको बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिल जाएगा। चलो, तो ये हमने जाना भौगोलिक दृष्टिकोण भी। अब हम लोग जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखो, सबसे पहले याद रखना है 14 सितंबर 1949। ये तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 सितंबर 1949 को हमारे संविधान निर्मात्री सभा ने क्या किया था? हमारे संविधान निर्मात्री सभा ने हिंदी को क्या किया था? राजभाषा का दर्जा प्रदान किया था। हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया था। 14 सितंबर 1949 को हमारे संविधान निर्मात्री सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष हम लोग 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। हम लोग क्या मनाते हैं जी? हिंदी दिवस मनाते हैं, या हम लोग क्या मनाते हैं? राजभाषा हिंदी दिवस या राजभाषा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। किस तिथि को? 14 सितंबर को। उसके बाद देखो, 14 सितंबर 1949 को तो संविधान निर्मात्री सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दे दिया। तो क्या केवल राजभाषा का दर्जा देने मात्र से चीज़ें हो जाएंगी? नहीं। अगर आप किसी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिए हो तो जाहिर सी बात है उसके विकास और उसके प्रचार प्रसार के लिए आपको राजभाषा आयोग का भी गठन करना पड़ेगा। तो हिंदी भाषा के विकास के लिए और उसके प्रचार प्रसार के लिए 7 जून 1955 को प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया, ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन आएगा, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? तो 7 जून 1955 को किया गया था, है ना। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन हुए थे? तो याद रखना है, इसके प्रथम अध्यक्ष हुए थे BG खेर। कौन हुए थे जी? आपका BG खेर, है ना। BG खेर इसके प्रथम अध्यक्ष हुए थे। अर्थात इसका पूरा नाम मैं लिखूँ तो बाल गंगाधर खेर इसके प्रथम अध्यक्ष हुए थे। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा और तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है जी, है ना। आपका 10 जनवरी को क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछेगा भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा है? ठीक है, भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा है? तब आपको बताना है आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य आपका? आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य है। सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आप आपका 5 से 10 मिनट और लूँगा, फिर ये आपका पहला टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। इसके पहले वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो बिल्कुल देखिएगा, ये आपका दूसरा वीडियो है, ठीक है। चलो, आपका एक बार इसको रिवाइज कराता हूँ, उसके बाद कुछ आपका आर्टिकल्स बताऊँगा, फिर ये खत्म हो जाएगा। देखो, कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ मैंने बताया। 14 सितंबर 1949, तो 14 सितंबर 1949 को हमारे संविधान निर्मात्री सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया, इसलिए 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस या राजभाषा दिवस मनाते हैं। 7 जून 1955 को प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष हुए BG खेर अर्थात बाल गंगाधर खेर। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। और भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा है? तो आपका आंध्र प्रदेश है, ये भी आपको याद रखना है। अब चलिए, कुछ महत्वपूर्ण जो आपका अनुच्छेद है, आर्टिकल्स है, उसको आप लोग याद करेगा। जब बस 4-5 आर्टिकल है। देखो, कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पास मैं लिख दे रहा हूँ, कुछ
कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इसको अभी आप लोग को याद करने हैं, ठीक है। और अभी मैंने आप लोग को बताया था कि राजभाषा से संबंधित प्रावधान हमारे संविधान के कितने से कितने अनुच्छेद के बीच में है, तो अनुच्छेद 343 से 351। मैंने आप लोग को बताया था कि राजभाषा से संबंधित प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 के मध्य स्थित है। अनुच्छेद की बात करें तो 343 से 351 के मध्य स्थित है, या व्यवस्थित है, या वर्णित है, ठीक है। राजभाषा से संबंधित प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में वर्णित है, जिसमें से अनुच्छेद 343 ए क्या कहता है, ये कहता है कि संघ की राजभाषा, ये कहता है संघ की राजभाषा हिंदी, संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि क्या होगा, देवनागरी होगा। संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि क्या होगा, देवनागरी होगा, देवनागरी होगा, ऐसा ये कहता है आर्टिकल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलिए, अब कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल याद रखना, जैसे कि देखो 343 ये क्या बताता है, ये आपका संघ की राजभाषा के बारे में बताता है, संघ की राजभाषा के बारे में बताता है, संघ की राजभाषा के बारे में बताता है 343। लेकिन 343 ये क्या बोलता है, संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगा। दूसरा 344 ये राजभाषा के संबंध में, राजभाषा के संबंध में आयोग एवं संसद समिति के संबंध में आयोग एवं संसद समिति के बारे में बताता है, आयोग एवं संसद समिति के बारे में बताता है। कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो पूछे गए हैं, बस वही बता रहा हूँ। 344 के बाद रखना 345, ये आपका राज्य की राजभाषा, ये राज्य की राजभाषा के बारे में बताता है। उसके बाद ध्यान रखना है आर्टिकल 351, ये हिंदी भाषा है, कई बार पूछा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी भाषा के विकास के निर्देश, हिंदी भाषा के विकास के निर्देश के बारे में बताता है, निर्देश है ना, निर्देश के बारे में बताता है। कौन सा, आपका आर्टिकल 351, ये आपको याद रखना है, ठीक है जी। ये तो इस प्रकार से हमारा पहला वाला टॉपिक पूरा ख़त्म होता है। आशा कर रहा हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। ये इसका दूसरा पार्ट था भाषा बोध का, ठीक है। और अगर इससे पहले वाले पार्ट को आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल देखिए, फिर आप लोग का पहला वाला पार्ट पूरा बढ़िया अच्छे से रेडी हो जाएगा, मतलब पहला टॉपिक। इसके बाद हम लोग अब ग्रामर पोर्शन में चलेंगे, व्याकरण पोर्शन में चलेंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो निश्चित इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय श्री राम, बाय।